फर्स्ट स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्राइम का जो सेकंड स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्वायरी। और क्राइम का जो लास्ट और थर्ड स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ट्रायल को किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। पहली बात तो ये, जो ट्रायल है उसके काइंड्स ऑफ ट्रायल, यानी ट्रायल कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो आप लोग को बताया गया 225 से 265 में। और ये 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। और जो 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं उनके जजेस अलग अलग है, उनके प्रोसीडिंग अलग अलग है, ठीक है। उनके द्वारा दिया गया कन्विक्शन अलग अलग है। जो ट्रायल में किसी में कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, ध्यान रखिएगा। सब ट्रायल अपने दूसरे ट्रायल से बिल्कुल अलग तरह ट्रीट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टडी करेंगे सेशन ट्रायल। देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि जब पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में आ जाती है और मजिस्ट्रेट प्राइमा फेसाई डिसाइड कर लेता है, और प्राइमा फेसाई डिसाइड करने के बाद अगर वो एक्यूज पर्सन जिसके अगेंस्ट प्राइमा फेसाई बना है, मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट बनाता है फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। अगर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बनाने पर वो एक्यूज पर्सन कन्फेशन नहीं करता, वो एक्यूज पर्सन कन्फेशन नहीं करता, तब क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट। तो ट्रायल कब होगा? ट्रायल तब होगा जब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज बनाने के बाद एक्यूज पर्सन कन्फेशन नहीं करता। देखिए, जो सीआरपीसी में लिखा है मजिस्ट्रेट या कोर्ट, ये वर्ड को यूज़ किया गया है। तो मजिस्ट्रेट की मीनिंग तो सेक्शन 29 में सीआरपीसी में जो बताया गया है उन मजिस्ट्रेटों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सीजीएम, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल मजिस्ट्रेट। कोर्ट का मतलब है सेशन कोर्ट। जहाँ पर सीआरपीसी में आपको वर्ड मिलेगा कोर्ट, आप तुरंत उसकी मीनिंग लगा लीजिएगा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में भी 3 कोर्ट आती है, सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट और असिस्टेंट सेशन कोर्ट, 3, ठीक है। तो जो आज हम लोग ट्रायल पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सेशन कोर्ट के द्वारा, यानी सेशन जज के द्वारा, एडिशनल सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज के द्वारा, और असिस्टेंट सेशन कोर्ट असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा, ठीक। तो देखो, जो ये इसमें सेक्शन यूज़ होती है वो है 225 से 237, 225 से 225 से 237, चैप्टर नंबर 18। तो बेसिक चीज़ देखो, 3 चीज़ बेसिक याद कर लो। पहला चैप्टर याद करिए आप लोग, चैप्टर नंबर 18, एक चीज़ याद करिए। दूसरा आप लोग सेक्शन याद करिए 225 से 237। तीसरा आप याद करिए कि जो सेशन ट्रायल है इसको कौन से जज चलाएंगे, किस जज के सामने ये चलेगा। तो 3, पहला सेशन जज, दूसरा एडिशनल सेशन जज और तीसरा सेशन जज। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, जब कभी आप लोग के पास टाइम रहा करे तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़रूर जाया करिए, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, जैसे भी आपके पास टाइम हो। जब आप जाएंगे तो सीआरपीसी वहाँ पे आंखों देखी आपको दिखाई पड़ेगी। हाई कोर्ट्स में इस सब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट जो होती है वहाँ पे रिट जुरिस्डिक्शंस है, मैक्सिमम कोर्ट रिट की वहाँ चलती है, या अपीलेट जुरिस्डिक्शंस होता है वहाँ पर। तो अगर आपको सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस एक्ट यानी जो आपका सिलेबस है वो आपको दिखेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 कोर्ट जाइए, एक तो सीजीएम के कोर्ट में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, दूसरा सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। तो वहाँ पे आपको ये सब बातें जो बताई जाती है वो एक एक करके दिखेगी। तो देखिए, जो ये सेशन ट्रायल है स्टार्ट कैसे होता है 225 से, 225। हाँ 225। इसमें क्या कहा गया है, ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ट्रायल टू बी कंडक्ट बाय पब्लिक, विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, 225 को समझने के लिए हम लोगों को कौन सी सेक्शन समझना है, सेक्शन 24, सीआरपीसी की सेक्शन 24। सीआरपीसी के सेक्शन 24 और 25 में 2 बातें कही गई है।
24 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में और 25 में एपीओ के बारे में, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। ठीक, तो देखिए जो एपीओ होता है वो तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपीयर होता है, बट जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो सेशन कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना, जो लोग एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, आपका जुरिस्डिक्शंस केवल और केवल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगा। वो चाहे सीजीएम हो, चाहे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, चाहे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो सेशन ट्रायल को कंडक्ट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ऐसा एडवोकेट जो 7 ईयर का लीडिंग लायर होता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेशन कोर्ट के लिए नॉमिनेट करती है। ये बात कहेंगे सेशन ट्रायल में सेक्शन 225 में। अब सेशन ट्रायल की सेक्शन नंबर 226 देखिए नाजी, आपकी पहली क्लास है, आज क्लास में चल रहा है सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल चैप्टर नंबर 18 और सेक्शन 225 से 237। और सेशन ट्रायल को चलाने के लिए 3 प्रकार के जजेस को एथराइज किया गया है। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। देखो जो क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट होती है, तो क्रिमिनल कोर्ट में 3 लोग होंगे। क्रिमिनल कोर्ट में 3 लोग होते हैं। पहले होते हैं जज साहब, ठीक है, जिनको कहते हैं ट्रायल कोर्ट के जज साहब। इनको हम लोग बोलते हैं पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। दूसरे होते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहा जाता है सरकारी वकील। तीसरे होते हैं एक्यूज के काउंसिल, प्राइवेट काउंसिल। ठीक, ये 3 लोग वहाँ पर किसी केस में होते हैं। पहले ध्यान समझ लो, जज साहब एक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक और प्राइवेट एडवोकेट एक। तो ये कहा गया है सेशन ट्रायल में कि जो सेशन ट्रायल को कंडक्ट करेगा, यानी सेशन ट्रायल की शुरुआत करेगा, वो कौन करेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आपसे पूछा जाए क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, प्राइवेट एडवोकेट क्यों नहीं करेगा? प्राइवेट एडवोकेट क्यों नहीं करेगा, क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा? तो इसका आंसर आप बताना इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 101, 102। जो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं उसके सेक्शन 101, 102 में बर्डन ऑफ प्रूफ। तो उसमें कहा गया क्रिमिनल केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? क्रिमिनल अभियोजन पर प्रोसिक्यूशन पर। तो क्रिमिनल केस की शुरुआत कौन करेगा? जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है, अभियोजन। इसीलिए उसकी शुरुआत करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब समझ में आया? तो देखो जो सेक्शन 225 सीआरपीसी के हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके साथ 2 सेक्शन आपको और पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है सेक्शन 24 सीआरपीसी। जब सेक्शन 24 सीआरपीसी पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता कौन है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही क्यों केस की शुरुआत करेगा? तो इसका आंसर मिलता है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 100, 102। क्योंकि वहाँ पर कहा गया है कि क्रिमिनल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो किस पर होता है? प्रोसिक्यूशन पर। और सेशन ट्रायल में प्रोसिक्यूशन का नाम क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस की शुरुआत करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात? आगे बढ़िए। अब 226 में कहा गया ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के मामले में कथन का आरंभ। अब देखिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको ये कहा गया है कि जो आयोग के द्वारा चार्जशीट आई है कोर्ट में, जिसपे कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, प्राइमा फेसाई डिसाइड किया है, वो क्या करे, पूरे केस डायरी को
जो आईओ ने केस डायरी भेजी है उस पूरी केस डायरी की एक समरी बनाए, कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उस समरी को सेशन कोर्ट को सामने रखे, बताए कि देखो इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेशन जज से ये बताए कि इस मामले में क्या है, ब्रीफ स्टोरी। ठीक है। अब सेशन जज को ये बोला गया है कि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूरी समरी आपके सामने रख दे केस की, ठीक है, और ओरिजिनल फाइल आपके पास है ही है, ओरिजिनल फाइल तो कोर्ट के पास है ही है, तो कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि जो आईओ ने चार्जशीट भेजी है उस पर प्राइम एफएसआई बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस पर प्रथम दृष्टया अपराध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। अब देखिए, जो प्राइम एफएसआई है 2 फेज में जाता है, या तो ये बनेगा या तो नहीं बनेगा। अगर सेशन कोर्ट को लगता है कि आईओ के द्वारा जो चार्जशीट भेजी गई है उस पर कोई प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है, तो सेक्शन 227 227 में क्या करेगा सेशन कोर्ट? एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा, एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित। देखो, डिस्चार्ज की मीनिंग ये होती है कि जो अभी तक एविडेंस मेरे सामने आए हैं उन सारे एविडेंस पर आपके खिलाफ कोई भी प्राइम एफएसआई नहीं बन रहा है, आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन फर्दर अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूँगा, मैं आपको बुलाऊँगा और आपको आना पड़ेगा। अब कोई ट्रायल कोर्ट किसी एक्यूज को अगर डिस्चार्ज किया है, उन्मोचित किया है, तो फर्दर क्यों बुलाएगा? तो फर्दर बुलाता है जब उस केस से रिलेटेड आईओ के द्वारा कोई एडिशनल चार्जशीट कोर्ट को भेजी जाती है, जिसको सप्लीमेंट्री चार्जशीट कहते हैं। अगर आईओ ने फर्दर कभी कोई चार्जशीट भेजी है जिसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट या एडिशनल चार्जशीट, और उस पर कोई प्राइम एफएसआई बन रहा है, तब वो ट्रायल कोर्ट एक्यूज पर्सन को जिसको डिस्चार्ज किया है फिर से बुला सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस सर। सब लोग, किसी कोई प्रॉब्लम बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए दूसरा फेज़ है कि मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट को लगता है कि नहीं प्राइम एफएसआई बन रहा है, प्राइम एफएसआई बन रहा है, किसके अगेंस्ट? एक्यूज के अगेंस्ट। तो वो क्या करेगा? सेक्शन 228 सीआरपीसी में एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, आरोप तैयार करेगा। आप लोग को बताया गया 3 प्रकार चार्जेस बनते हैं, पूरे क्रिमिनल केसेस में 3 बार चार्ज बनते हैं। पहला, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, दूसरा चार्जशीट सबमिट करते समय, तीसरा फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। पूरे क्रिमिनल केस में 3 बार चार्जेस बनते हैं। तो अब यहाँ पर वो सेशन कोर्ट 228 में चार्जेस को फ्रेम करेगा। जो चार्जेस बनते हैं कितने कॉपी में बनते हैं? 3 कॉपी में सर। 3 कॉपी में, 3 कॉपी में। ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास रखता है, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास रखता है, और जो रिमेनिंग 2 कॉपी है वो दे देता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एक्यूज के काउंसिल को। देखो, जैसे कॉपी सप्लाई की जाती है, नेक्स्ट डेट कोर्ट लगाता है कन्फेशन के लिए। फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के बाद, आरोप बनाने के बाद, जो ट्रायल कोर्ट है वो अगली डेट लगाता है फॉर कन्फेशन। अब देखो, ये कहा गया कि एक्यूज पर्सन से जो कोर्ट ने चार्जेस बनाया है वो एक सेट प्रोफार्मा है, उसको पढ़ के सुनाएगा। आप लोग को बताएगा, नए लोग ध्यान से सुने। वो सेशन कोर्ट जिसने चार्जेस बनाए हैं वही सेशन कोर्ट एक्यूज पर्सन से कहेगा कि देखिए, मैंने जो आपके खिलाफ चार्जेस बनाए हैं ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आपको फ्री माइंड से, साउंड माइंड से, स्वस्थ चित्त से आपको लगता है तो आप स्वीकार करिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं स्वीकार करना है तो मत स्वीकार करिए। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार लिया,
तो मैं आपको केवल और केवल दंड दूंगा। इतनी लैंग्वेज बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सर जेम्स स्टीफन ने, जिन्होंने हम लोग के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट बनाया है, उन्होंने अपने डाइजेस्ट में इस बात का जिक्र कर दिया है कि जब कभी मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट किसी एक्यूज पर्सन का कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए बोले तो पहले उसको ये समझा देगा कि एक्यूज पर्सन से कि आप कन्फेशन करने के लिए बाध्य नहीं है, बाउंड नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद भी अगर एक्यूज पर्सन कहता है कि मैंने ऑफेंस किया, मैंने ऑफेंस किया, तो जो सेशन कोर्ट है सेक्शन 229 में उस एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट मान लेगा, उस एक्यूज पर्सन को अपराधी मान लेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ओपन कोर्ट में जज के सामने एक्सेप्ट कर लिया है कन्फेशन को, अपने ऊपर लगे ऑफेंस को। कन्फेशन को वैसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, बट इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन निकलती है कि जो कन्फेशन होता है, जिसको संस्वीकृति कहते हैं, एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ओरल, डॉक्यूमेंट्री या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक्यूज पर्सन के द्वारा किया जाए, जिसमें एक्यूज पर्सन अपने ऊपर लगे चार्जेस को ओपन कोर्ट में एक्सेप्ट कर ले। संस्वीकृति एक ऐसा कथन है जो मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति खुले न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने या सेशन कोर्ट के सामने अपने ऊपर लगे आरोप को स्वीकार कर ले। ये बात कही गई है, लेकिन ये ध्यान रखिए किसी सेक्शन में नहीं कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया पलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1953, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो अगर कोई एक्यूज पर्सन सेशन जज के सामने ओपन कोर्ट में अपने ऊपर लगे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? कन्फेशन। और कन्फेशन के बाद वो सेशन कोर्ट उसको कन्विक्ट करेगा। अब आगे केस चलेगा? No. नहीं चलेगा। चलेगा सर। ट्रायल उससे जाएगा। हाँ, अब क्या होगा निशात? अब क्या चलेगा? नहीं, सजा होगी, एक्सेप्ट कर लेगा तो। नहीं तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, अब केस आगे चलेगा कि खत्म? अगर ट्रायल तो सर नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा पर कन्विक्शन किया जाएगा उसे। तो कन्विक्शन तो दे दिया उसने, कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद अब 235 में जजमेंट सुना देगा कितने साल की सजा हुई। अब आपको ये बोलना है किस बात का ट्रायल? अब किस बात का ट्रायल? अब तो जो करना होगा जज साहब इंटरनल करेंगे अपना, जितनी सजा देना होगा। कारण ये है कि ट्रायल का मोटिव क्या होता है, ट्रायल किस लिए चलाया जाता है? ये पता लगाना है कि एक्यूज पर्सन ने ऑफेंस किया है कि नहीं किया है। यही तो बात है ट्रायल का। और जब एक्यूज पर्सन ओपन कोर्ट में कह रहा है कि मैंने ऑफेंस किया है, अब किस बात का ट्रायल? अब किस बात का ट्रायल? अब देखो, अगर एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट ने या सेशन कोर्ट ने, जहाँ पर भी उसने कन्फेशन किया, उसको कन्विक्ट कर दिया, तो क्या बाद में वो एक्यूज पर्सन जो कन्विक्टेड पर्सन हो गया है वो अपील कर सकता है जज साहब के ऑर्डर के अगेंस्ट? यस सर, अपील सर कर यस सर। नहीं सर, कितना पनिशमेंट है उसके ग्राउंड पे जा सकता है, मतलब दंड की मात्रा के ग्राउंड पे जा सकता है, लेकिन ये नहीं कि कन्विक्शन आपने क्यों दिया इस वजह से नहीं जा सकता। आज क्या खाए हो निशांत? सब गड़बड़ हो रहा है। देखिए, अब केवल जो अपील होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द पनिशमेंट, दंड के परिमाण पर। नॉर्मल जो अपील होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शंस। अब ये जो नॉर्मल अपील होती है वो ग्राउंड ख़त्म, उस ग्राउंड पे अपील नहीं होगी। अब ये हो गया कि जो आपने मुझे कन्विक्शन दिया है, मैं कन्विक्शन को कन्विक्शन में ही रखाना चाहता हूँ, बट मेरे कन्विक्शन को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर 5 साल की सज़ा है तो कम कर दीजिए, 2 साल कर दीजिए, 1 साल कर, बस इतनी बात के लिए।
अब वो चैप्टर ख़त्म हो गया कि आपने जो मुझे कन्विक्शन दिया है वो एक्विटल में बदल दीजिए, वो कंडीशन ख़त्म हो चुकी है, इसको रट लो। हिंदी में बोलने वाले स्टूडेंट दंड के परिमाण, परिणाम नहीं, परिणाम नहीं, परिमाण। इंग्लिश वाले स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि जो पनिशमेंट है उसके मात्रा को कम कर दीजिए बस। सर तो मैंने भी तो यही कहा ना कि दंड की मात्रा को कम करने के लिए किया जा तो सकता कहा है। है तो सही कहा होगा, फिर 10 में 10 हो गया। ठीक है, चलो, अपनी बड़ाई कितनी अच्छी लगती है। अब आता है क्वेश्चन कि अगर उसने मना कर दिया कि नहीं, जो आपने मेरे खिलाफ चार्जेस बनाए हैं मुझे मंजूर नहीं है, यानी मुझे मंजूर नहीं है, मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता, तो मैं कन्फेशन नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहता हूँ, केस लड़ना चाहता हूँ, मैं अपना बचाव लाऊंगा, मैं अपना डिफेंस लाऊंगा। ये एक्यूज के काउंसिल सेशन कोर्ट के सामने प्रेयर करते हैं। तो जब ऐसी बात आती है तो जो ट्रायल कोर्ट है, यानी जो सेशन कोर्ट ट्रायल कोर्ट है, वो सेक्शन 230 231 को यूज़ करेगा। 230 में सबसे पहले क्या करेगा, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अभियोजन के साक्ष्य के लिए तारीख लगाएगा। अब अभियोजन से कहेगा कि आपको इस डेट पर अपने सारे एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने। तो देखो दो सेक्शन है, 230 में डेट फिक्स करेगा। जैसे मान लीजिए आज 29 तारीख है, 29 दिसंबर, आज एक्यूज पर्सन ने कन्फेशन नहीं किया, तो कोर्ट ने कह दिया 2 जनवरी को प्रोसिक्यूशन के लिए डेट। ठीक, अब अगला डेट क्या हो गई, 2 जनवरी। तो इसी चीज़ का जिक्र किया गया है सेक्शन 230 में। अब 231 क्या कहता है, जो 2 जनवरी आएगी उस 2 जनवरी को एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन के लिए साक्ष्य लगाई जाएगी, लिया जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है, जो 231 है इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 137 138, इंडियन एविडेंस एक्ट की। वहाँ पर कहा गया एग्जामिनेशंस, जो एग्जामिनेशन होता है वो 3 प्रकार का होता तो देखो 4 है, लेकिन आपके चूँकि बुक में 3 लिखा है, 3 है, लेकिन अभी चौथा भी बता देंगे आप लोग को। देखो सबसे पहला होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है ये मैंडेटरी होता है कि ये डिस्क्रिशनरी होता है, ये बाध्यकारी है या विवेकाधीन शक्ति है? सर बाध्यकारी बाध्यकारी है बाध्यकारी। मैंडेटरी। नो, मैंडेटरी है, हाँ मैंडेटरी है, बाध्यकारी है, बाध्यकारी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप नहीं कराओगे तो आपके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये मैंडेटरी है। जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाएगा, जिसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, यानी जो प्रोसिक्यूशन है अपने गवाहों को कोर्ट के सामने लाएगा, उनके एग्जामिनेशन को कराएगा, जिसको कहा जाता है सरकारी गवाह। जैसे वो कंप्लीट होगा वैसे ट्रायल कोर्ट एक्यूज के काउंसिल से ये बोलेगा कि मिस्टर काउंसिल आपको क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, प्रति परीक्षा करना है। तो ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ये डिस्क्रिशनरी होता है, ये विवेकाधीन होता है क्रिमिनल के क्या नाम, एक्यूज के एडवोकेट के लिए। वो अगर कहते हैं हाँ तो होगा, अगर कहते हैं नहीं कुछ नहीं पूछना है तो नहीं पूछना है। तो देखो आपसे पूछा जाएगा कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है, तो आप लिखोगे डिस्क्रिशनरी पावर है। किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट की या एक्यूज के काउंसिल की? कोर्ट हाँ, Accused. एक्यूज के काउंसिल। काउंसिल। आप लोग क्लास के 1 घंटा पहले कुछ मत खाया करो, अच्छा है विभा? हाँ, केवल बस गर्म पानी पिया करो जाड़े में। सॉरी सर, हाँ प्रति बस, परीक्षा। हाँ बस गुनगुने पानी को, तो तब पता रहेगा कि डिस्क्रिशनरी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो है। ये सब सीख जाओ, इंटरव्यू इतना अच्छा बीतेगा जिसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, प्री तो निकलेगा ही, मेंस तो निकलेगा, इंटरव्यू भी आसानी से निकलेगा। तो देखो जब ये 2 एग्ज़ामिनेशन पूरा हो जाता है, तब अगर जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे अपने विटनेसेस से फिर से कुछ पूछना है और भी कुछ पूछना है। कब? क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद।
तब अगर कोर्ट अलाउ कर देती है तो उसको बोलते री एग्जामिनेशन। देखो जो री एग्जामिनेशन होता है, जिसको पुनः परीक्षा कहते हैं, ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अलाउ कर दिया कि ठीक है आप पूछ लीजिए, तो जब री एग्जामिनेशन हो जाएगा तो अगर एक्यूज के काउंसिल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भी कुछ पूछना है फिर से, तो उस एग्जामिनेशन को बोलते हैं री क्रॉस एग्जामिनेशन। री क्रॉस एग्जामिनेशन, देखो जो री क्रॉस एग्जामिनेशन होता है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर बेस करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर। जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो क्या कहता है, हियरिंग द बोथ पार्टी, दोनों को सुनो। तो एग्जामिनेशन इन चीफ में पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना गया, उसका काउंटर मिला क्रॉस एग्जामिनेशन, एक्यूज के काउंसिल ने पूछा। फिर री एग्जामिनेशन क्या है, एक्स्ट्रा हो गया इन्हें। अगर री एग्जामिनेशन अलाउ कर दिया कोर्ट ने तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक्स्ट्रा एक मिल गया, तो एक्यूज का काउंसिल भी कह सकता है कि मुझे भी री क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए। ठीक, तो जब ये पूरा हो जाता है एग्जामिनेशन और ट्रायल कोर्ट को लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस आ गए हैं, किस चीज़ का, एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए। ठीक, अब कहेगा एक्यूज से, देखो दो बातें हैं, अगर ट्रायल कोर्ट को लगेगा कि सफिशिएंट एविडेंस आ गए तब क्या करेगा, और ट्रायल कोर्ट को लगेगा कि कोई भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं है एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए आप लोग, चार्जेस बन चुके हैं, तो चार्जेस के बाद अगर ट्रायल कोर्ट किसी को छोड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्विटल। चार्जेस बनने के बाद डिस्चार्ज कभी नहीं होगा। तो अगर 231 में प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को लेने के बाद ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोई भी मामला नहीं बन रहा है, जितना भी इन्होंने एग्जामिनेशन करा है कुछ नहीं बन रहा है, तो 232 में 232 में एक्यूज पर्सन को एक्विटल कर देगा, दोष मुक्त कि आपको हम क्या कर रहे हैं, एक्विटल कर दे रहे हैं। दूसरे, अगर 231 में प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस आने के बाद एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस है तो कन्विक्ट कर देगा, आर्ग्यूमेंट नो। अब आप जरा ये सोचो, एक्यूज पर्सन को डिफेंस करने का मौका दिया गया, बचाव का मौका दिया गया किसी सेक्शन में अभी तक 232 तक एक्यूज पर्सन को अपना बचाव करने का मौका दिया गया, नहीं दिया गया। ये ध्यान रखिएगा, सेशन कोर्ट के पास अगर सफिशिएंट एविडेंस आ जाते हैं कन्विक्शन के लिए, किसके कन्विक्शन के लिए, एक्यूज के लिए, तो भी वो कन्विक्ट नहीं करेगा। अभी अब करेगा क्या, एक्यूज पर्सन से कहेगा अपना डिफेंस लाइए, आप अपना बचाव लाइए। तो जो 233 है 233, इसमें एक्यूज पर्सन अपना डिफेंस लाता है, यानी इसमें इस सेक्शन में एक्यूज का भी एग्जामिनेशन होगा। कौन कौन सा एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन। देखो क्रॉस एग्जामिनेशन को बोल चाल में कोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, जीरा, उर्दू का शब्द है। क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये सब एक्यूज का भी होगा। जब ये 233 में एक्यूज अपना पूरा डिफेंस प्रोड्यूस कर देगा तब क्या करेगा, कोर्ट अगली डेट लगाएगा, और जो अगली डेट लगाएगा फॉर आर्गूमेंट, बहस, और जो बहस की डेट होती है वो सेक्शन है 234 फॉर आर्गूमेंट। देखिए आर्गूमेंट में क्या होता है, अब जो पार्टीज़ होते हैं उनका कोई स्टेटमेंट वगैरह अब नहीं लिया जाएगा, जो भी पार्टीज़ होते हैं उनका कोई स्टेटमेंट नहीं होगा। अब
आर्गुमेंट वाले डेट पर, बहस वाले डेट पर दोनों पार्टीज के एडवोकेट यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के काउंसिल, दोनों लोग अपने केस से रिलेटेड तर्क को प्रस्तुत करेंगे, रीज़न। और उन दोनों एडवोकेट के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई केस ला है, कोई प्रेसिडेंट है, तो उसको भी इसी समय कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, दिखाते हैं कि सर मेरे पास ये देखिए केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है जो मेरे केस से मिलता जुलता है, तो मुझे भी इसी तरह का रिलीफ दीजिए। यानी सारी बातों को वो लोग कोर्ट के सामने रखते हैं। आर्गुमेंट ख़त्म, कोर्ट ऑर्डर रिजर्व। 234 में आर्गुमेंट हुआ, कोर्ट ने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया। ऑर्डर को रिजर्व करने के बाद सेक्शन 235 में जो सेशन कोर्ट है वो अपना जजमेंट सुनाते हैं। जो क्रिमिनल का जजमेंट होता है वो चाहे सेशन जज का हो, चाहे मजिस्ट्रेट लोगों का हो, किसी का भी हो, तो वो होगा कन्विक्शन और एक्विटल। कन्विक्शन और एक्विटल। अगर सेशन जज ने किसी को एक्विटल कर दिया 235 में, एक्यूज पर्सन को एक्विटल कर दिया, तो एक्यूज कहाँ जाएगा? हैं? घर जाएगा सर। अरे मान लो कहता है हम ससुराल जाएंगे, तो कोई ज़रूरी घर जाए? कहने का मतलब आप हो गए बाइज्जत बरी, आप हो गए दोष मुक्त। यानी आज से आपके ऊपर से सारी कस्टडी खत्म। आपका जो ओरिजिनल नाम है आपको वापस कर दिया जा रहा है। देखो इसको बड़े ध्यान समझो, दोष मुक्ति। दोष मतलब आपके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए थे, लॉजिंग ऑफ द FIR के समय चार्जेस लगे, आईओ ने चार्जशीट में आपके खिलाफ चार्जेस लगाए थे, ट्रायल कोर्ट ने आपके खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज किया था। आज आपको सारे चार्जेस से फ्री कर दिया जा रहा है। उर्दू में देखो कितना प्यारा शब्द है, बाइज्जत बरी। जो आपकी इज्जत दांव पे लगी थी, सारी इज्जत से आपको बरी कर दिया। बरी मतलब छोड़ दिया गया। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट किया गया, तब एक्यूज पर्सन जेल जाएगा। देखो एक्यूज पर्सन को जब कन्विक्ट किया जाता है तो एक डेट अब और लगेगी। आज कोर्ट ने ये फाइनल किया है एक्विटल और कन्विक्शन। एक्विटल के बाद कोई डेट नहीं लगती, वो ट्रायल ख़त्म। और अगर एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन किया गया फिर एक डेट लगेगी, अंतिम डेट। अब वो डेट किस बात की लगेगी? सजा सुनाने की। बस सुनाने। अब जो इसको कन्विक्शन दिया गया उसको कितना पनिशमेंट दिया जाए, पनिशमेंट पर उस डेट पर फिर दोनों एडवोकेट बहस करते हैं। अब देखो बहस का तरीका बदल जाएगा। अब बहस का तरीका बदल जाएगा। अब बहस का तरीका क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्रायल कोर्ट से कहेंगे कि इनको मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए, इन्होंने बहुत गंदा अपराध किया है, इनको ऐसा करिए मैक्सिमम पनिशमेंट दीजिए जो प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन में। और एक्यूज के काउंसिल क्या बोलेंगे कि मुझे पनिशमेंट तो दीजिए, क्योंकि अब कन्विक्शन तो हो चुका है, मेरे पनिशमेंट को क्या करिए, मिनिमाइज़ कर दीजिए, मुझे थोड़ा दंड दीजिए। बोलते हैं कि पढ़ा लिखा है, गरीब है, गलती से अपराध हो गया है, इसको कम से कम दंड दीजिए, रोगी है, तरह तरह की बातें करते हैं। अब कोर्ट क्या करेगा? पनिशमेंट सुनाएगा, इतने साल की जेल, इतना जुर्माना या दोनों, और वो चला जाएगा जेल। समझ में आ गया सेशन ट्रायल? देखिए Yes. बहुत इजी, बहुत इजी। अगर आप इसको तरीके से पढ़ोगे चारों ट्रायल बिल्कुल इजी है। और जहाँ उसको बिना समझे पढ़ोगे, रटने की कोशिश करोगे तो कभी भी याद नहीं होगा। किसी कोई प्रॉब्लम हो पूछ लो, फिर अगला बढ़े। चलिए देखिए, 4 प्रकार के जो ट्रायल हैं आप लोग को बताया गया था। क्या विजय, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो ये थी कि जैसे मान लो उसको एक्विटल कर दिया गया और वो जेसी में रहा 1.5 साल,
तो जिसका 1.5 साल का समय खराब हुआ फिर उसको क्या वो उसके लिए कोई चीज मिलेगा उसको? हाँ देखो विजय, जैसे मान लीजिए 1.5 साल आप जेल में रहे और बाद में एक्विटल हो गए, तो वो जितनी सज़ा होती है 1.5 साल वो हटा दी जाएगी, पहली चीज़। अब क्वेश्चन ये होता है, जो आप निर्दोष व्यक्ति होने के कारण, यानी आपने तो कोई ऑफेंस किया नहीं था, एक्विटल का मतलब, तो जो 1.5 साल आपने जेल में बिताया है उसके लिए आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, विद्वेषपूर्ण अभियोजन, कि ये जो कंप्लेनेंट था मेरे खिलाफ मैलिशियस रूप में प्रोसिक्यूशन चलाया, झूठा मामला चलाया, आप उससे डैमेजेस ले सकते हो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। देखो, लॉ में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका प्रोविज़न ना हो। होता क्या है, जब हमको जानकारी नहीं रहती तो हम सोचते हैं कि हम, तो बेवकूफ़ लोग क्या बोलते हैं, कानून तो अंधा है, ये तो बोलते हैं ना, कानून अंधा है। नो सर। अरे हम लोग कानून पढ़ रहे हैं, कौन अंधा है इसमें से? सर अंधे हैं कि आप लोग अंधे हो? कोई भी नहीं। कोई अंधा नहीं है, तो कहाँ से कानून अंधा हो गया? तो बेवकूफ़ लोग बोलते हैं कानून अंधा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंधा इसलिए बोलते हैं कि उनको कानून, और कानून क्या कहता है, कानून किसी को नहीं छोड़ता। आप बता दो किसी को कानून छोड़ा हो अब तक, अपने भारत में ही बता दो, इंडिया में किसी राजनेता को, किसी धर्मगुरु को, किसी आतंकवादी को, किसी नक्सलाइट को, किसी क्रिमिनल को छोड़ा? सबको पकड़ता। तब तक वो छूटा रहता जब तक कानून के कब्जे में नहीं आता। जिस दिन कानून के कब्जे में आया उस दिन कानून फिर उसके क्या करता है, धज्जी उड़ेल देता है। तो इसलिए कभी भी आप भी भूल बस मत बोलिएगा कानून अंधा है, ठीक ना। हाँ, कानून अंधा पे अमिताभ बच्चन मूवी बना दिए कि अंधा कानून, और उसी में प्लस कर दिए। तो कानून अंधा अंधा नहीं है, कानून अंधा इसलिए कि आपको उसकी जानकारी नहीं। जिस दिन जानकारी हो जाएगी आप कभी नहीं बोलोगे। तो देखो, जो 4 प्रकार के ट्रायल हैं, तो पहला हम लोग का है सेशन ट्रायल, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा 225 से 237। कितने सेक्शन है? 13 12 नहीं है, 13 सेक्शन है, ठीक। और पूरा ट्रायल कितनी सेक्शन में है? 41, 41 में। पूरा ट्रायल हम लोगों का 41 धाराओं में है। तो पहला जो है वो 13 धारा में है। अब आ जाओ दूसरा। देखो, दूसरे ट्रायल का नाम है ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट वारंट केसेस। आप लोगों ने शुरू में पढ़ाया था हमने कि पूरे सीआरपीसी में जो केसेस होते हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सम्मन केसेस, वारंट केसेस, ठीक है। तो अगर कोई वारंट केसेस का मामला है तो उसका ट्रायल कैसे चलता है? तो इसके लिए चैप्टर नंबर 19 अध्याय 19 सेक्शन 238 से 250, धारा 238 से 250। कितने सेक्शन है? 13। 13। 13। अभी भी कुछ कंफ्यूज है क्या? 2 ही लोग बताए। सिर्फ 13 है। 13 ये ना है? 13 नहीं, 13 ही। 13 है सर। अच्छा, 13। जैसे कभी नया नया तोता लाइए तो जल्दी नहीं बोलता, लेकिन जब कुछ दिन उसको सिखा दीजिए तो खूब फटाफट फटाफट बोलता है, आपका नाम तक लेने लगता है। तो परीक्षा रिफ्रेशर ला क्लासेस में तोता बन जाओ, फटाफट 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 बताओ। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, 13 13। और कन्फ्यूज़न हो तो अपने उंगलियों पर काउंट कर लो कि 238 से 250 जो होता है वो कितना है। तो देखो, जो वारंट ट्रायल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वारंट ट्रायल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट कहता है केस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले को डिवाइड किया गया 238 से 243। देखो, वारंट ट्रायल को 3 भागों में रखा गया है। पहला है केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, 238 से 243। इसका देखो कहने का मतलब ये है कि अगर एफआईआर लॉज हुई है, एफआईआर लॉज होने के बाद आईओ ने चार्जशीट लगाई है, तब वारंट ट्रायल चलेगा 238 से 243 में, ठीक है। दूसरा है
केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले। अब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले का मतलब क्या है? कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस, परिवार पर संस्थित मामले। जो कंप्लेंट होती है सीआरपीसी के सेक्शन 2D में डिफाइन की गई है। 2D में कंप्लेंट हम लोग कहाँ लाते हैं? कंप्लेंट हम लोग लाते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 190 में, जो एथराइज मजिस्ट्रेट है। कंप्लेंट में जो स्टेटमेंट होता है वो सेक्शन 200 से स्टार्ट होता है, धारा 200 से कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। तो दूसरा है केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले, इसको लिख लो, अर्थात परिवार पर संस्थित मामले। और ये किस में है? 244 से 247, 244 से। तीसरा है कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, विचारण का समापन, 248 से 250, 248 से 250। 3 पार्ट है। अब देखिए तीनों पार्ट को कैसे कैसे हम लोग समझेंगे, और 2 सेक्शन सेशन ट्रायल में छूट गई है, उसको पहले करा देते तब इसमें पढ़ते हैं। देखो सेशन ट्रायल में 2 सेक्शन आपको और पढ़नी है। जो जजमेंट हो गया 235 में, चूँकि सेशन ट्रायल हम लोगों का है 237 तक, 237 तक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 236 और 237 में क्या है? 236 और 237। देखो 236 कहता है प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि। इसका देखो क्या मतलब है, जब कभी सेशन कोर्ट किसी भी एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन दे रहा है, कन्विक्शन, और सेशन कोर्ट के सामने ये एविडेंस आ जाता है कि जिसको हम कन्विक्शन दे रहे हैं वो इस केस के पहले भी किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्ट किया जा चुका है। ऐसा व्यक्ति जिसको कि सेशन कोर्ट दंड देने जा रहा है, सेशन कोर्ट के पास ऐसा एविडेंस आ जाता है कि ये व्यक्ति इसके पहले भी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, सक्षम न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है, तो अपने जजमेंट में सेशन कोर्ट क्या लिखेगा? कन्विक्शन तो लिखेगा, ये भी लिख देगा इसके पहले भी इन्हें इस केस में एक बार कन्विक्शन दिया जा चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? आप तो उसको कन्विक्ट कर ही दे रहे हो ना, क्यों लिख रहे हो? तो देखो इसका फ़ायदा क्या है कि जो क्राइम चेक रजिस्टर में एफआईआर लिखी जाती है उसमें 6 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम तो इमीडिएटली भर दिया जाता है, 6ठा खाली रहता है जो थाने पर रहता है। 6ठे कॉलम में क्या रहता है? रिजल्ट, परिणाम, कि जो ये एफआईआर हुई है जो क्राइम नंबर की, इसका रिजल्ट क्या निकला कोर्ट से, कन्विक्शन या एक्यूटल। तो जैसे जैसे कोर्ट से ट्रायल का फाइनल होता है, कन्विक्शन या एक्यूटल, सब थाने भेजा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो कन्विक्ट किया गया और पहले भी कन्विक्ट किया गया है, तो उसके क्राइम चेक रजिस्टर में क्या लिखा जाएगा? कन्विक्शन इनटू कन्विक्शन। तो कन्विक्शन इनटू कन्विक्शन इज इक्वल टू हैबिचुअल ऑफेंडर, दोष सिद्ध इनटू दोष सिद्ध बराबर आभ्यासिक आभ्यासिक अपराधी। अपराधी। और इसको जो है पुलिस रेगुलेशन में बोला जाता है हिस्ट्री सीटर। अब थाने पर उसकी हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी, ठीक है। कभी आप लोग थाने जाओ तो देखो वहाँ पे लिखा रहता है हिस्ट्री सीटर, लोगों की लिस्ट लगी रहती है, ठीक है। अब उसकी हिस्ट्री सीट खोल दी जाएगी। इसीलिए सेशन कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि आप उसके प्री कन्विक्शन को भी मेंशन कर दो। 237 देखो लास्ट में एक सेक्शन और है सेशन ट्रायल में, प्रोसीजर इन केसेस इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सब क्लास 2, धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया। देखो 199 सब क्लास 2 सीआरपीसी क्या कहता है? जो डिफेमेशन होता है, मानहानि होता है, वो आईपीसी के सेक्शन 500 में उसका पनिशमेंट बताया गया। जो मानहानि होता है, डिफेमेशन होता है, उस पर कभी एफआईआर नहीं होती।
डिफेमेशन हर समय कंप्लेंट केस पे चलता है। तो देखो, दो प्रकार से हम लोगों की बेइज्जती करते हैं, एक तो आम जनता की, नॉर्मल लोगों की, और दूसरा वीआईपी की। वीआईपी को बोलते विशिष्ट व्यक्तियों की बेइज्जती करना, मानहानि करना। वीआईपी कौन है? जिनको हम लोग कहते हैं अथॉरिटी, प्राधिकारी। आम जनता किसको कहते हैं? आम जनता वो होती है जिसके पास केवल दो चीज़ होता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। सबको मिला है? यस सर। Yes, अगर sir. इसी में से किसी को दो चीज़ें और मिल जाए, पावर एंड लाइबिलिटीज़। आप जिस दिन एडीजे हो जाओगे, सिविल जज हो जाओगे, एपीओ हो जाओगे, तो क्या मिलेगा एक्स्ट्रा? Power and liability. पावर पोजीशन। यही तो आपको मिलेगा ना। आपके अंदर दो चीज़ और आ जाएगी। एक तो आपके अंदर आ जाएगी पावर, आप हो जाओगे जज, आप हो जाओगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आएगी। समय से कोर्ट में बैठो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जितना आपको केस निपटाने के लिए बोला, 1 महीने उतना काम करो, तो आप हो जाओगे अथॉरिटी। अगर आपने किसी अथॉरिटी की बेइज्जती किया, जज की बेइज्जती किया, मिनिस्टर की बेइज्जती किया, चीफ मिनिस्टर की किया, तो वो जो होता है, वो जो केस चलेगा वो सेशन ट्रायल चलेगा, वो चलेगा सेशन ट्रायल। यही बात कही गई है 237 में। ठीक है, चलो अब हम लोग जो पढ़ रहे थे जरा वापस आ जाए। तो देखो, जो वारंट ट्रायल है, जिसको हम लोग 238 से 250 में पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन ये होता है कि जो वारंट ट्रायल है, जो चैप्टर नंबर 19 है, 19 है, इसको कौन चलाएगा? वारंट ट्रायल को कौन चलाएगा, कौन सुनेगा? कौन से जज साहब? मजिस्ट्रेट, कौन से मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट? कौन से मजिस्ट्रेट? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सीजीएम। फर्स्ट क्लास सीजीएम, फर्स्ट सेकंड सीजीएम। फर्स्ट ए सेकंड, सीजीएम। सेकंड में सुनेंगे। नो सर। विशाल सेकंड को कितनी पावर है सीआरपीसी के सेक्शन 29 में? सर 1 साल। 1 साल। और वारंट केस किसको बोलते हैं? 2 जी साल। सर 2 साल 2 साल। तो कैसे 2 सुनेंगे? साल से कैसे सुनेंगे? तो पहले तो आप लोग ये जान लो कि जो वारंट ट्रायल होता है उसको 2 मजिस्ट्रेट सुनेंगे। एक होंगे सीजीएम, जिसको कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो, सीजीएम की स्टोरी जान लो आप लोग। ऐसे सीजीएम जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं जहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, शहर की जनसंख्या, पूरे ज़िले की नहीं, शहर की, तो वहाँ पे सीजीएम को क्या बोलते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन चीफ मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, जब आप जाओगे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ पे आप ढूंढोगे सीजीएम, मिलेंगे नहीं, तो आप बड़े परेशान होगे, यहाँ सीजीएम कौन है? तो वहाँ पे आपको मिलेंगे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। देखो, जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के नाम से आपको कोई भी मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं मिलेंगे। इनको 2 पार्ट में बांट लो। अगर ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहाँ के अर्बन पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, शहर की, ज़िले की नहीं, तो वह उस डिस्ट्रिक्ट को, उस शहर को क्या बोलेंगे? महानगर, मेट्रोपॉलिटन। तो वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होंगे उनको बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये जान लो, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हर समय फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास वाला कभी भी मेट्रोपॉलिटन नहीं बनेगा। ठीक, अब आता है ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या, पॉपुलेशन बिलो 10 लाख है, तो वहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को किस नाम से जानेंगे? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। एसीजीएम। एसीजीएम। बोलते जाओ, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा, एमसीक्यू लगा रहे हो। सर अपर मुख्य दंडाधिकारी। उनको हम लोग बोलते एसीजीएम। हम मेट्रोपॉलिटन ही बोलेंगे,
नॉन मेट्रोपॉलिटन वाले में जो बैठते हैं उनका नाम है एसीजीएम, इसका नाम है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, ममता जी आपको वहाँ पे क्या मिलते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में? एसीजम है सर, तो फर्स्ट क्लास तो कहीं नहीं लिखा है ना, फर्स्ट क्लास भी है। तो फर्स्ट क्लास वाला ही एसीजीएम होगा, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड क्लास वाला कभी भी एसीजीएम नहीं, उसको बोलते हैं जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब आप लोग सेलेक्ट होगे तो क्या बनोगे? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जेएम, सबसे छोटा चूहा। हाँ, बहुत ज़्यादा ख्वाब मत देखना, केवल बनोगे जेएम। अब आपका पावर कितना रहेगा? 1 साल की जेल या 5,000 रुपया जुर्माना या दोनों। बस ये मत सोचना कि फांसी पे लटका दोगे किसी को। अगर आप एचजेएस में सेलेक्ट होगा, हायर जुडिशियल में, तब कितना पनिशमेंट दे सकते हो? बताइए किरण जी, कितना पनिशमेंट देंगे जब सेलेक्ट हो जाएंगे? 10 years ना? ये मोबाइल म्यूट करिए, किसका मोबाइल बच रहा है भाई? हाँ बताइए। जो हायर जुडिशियल से जाते हैं जिनका डिजिग्नेशन होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो एडिशनल सेशन जज कितना पनिशमेंट दे सकता है? मृत्युदंड भी दे सकता है ना? कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो आपका आंसर होगा लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब्ड कोई भी पनिशमेंट। लॉ ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? आईपीसी के सेक्शन 53, ठीक। तो उसमें कहा गया कि आप डेथ सेंटेंस भी दे सकते हो, बट आपके द्वारा दिया गया डेथ सेंटेंस तुरंत कंप्लायंस नहीं किया जाएगा, आपको इसका कंफर्मेशन के लिए भेजना पड़ेगा हाई कोर्ट को। यही तो पावर है ना। तो जो वारंट ट्रायल है, इसको लिख लो 3 बातें। पहला, जो वारंट ट्रायल है वो सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 19 में है। इसमें जो सेक्शन है 238 से 250 है। और जो वारंट ट्रायल है इसका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, सेक्शन 238 से 243, 238 से 243। सेकंड लिख लो आप लोग, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न संस्थित मामले। अंडर सेक्शन 244 से 247, 244 से 247। तीसरा, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, विचारण का समापन या विचारण का निष्कर्ष, 248 से 250, 248 से 250। फिर इसके बाद लिखिए, जो वारंट ट्रायल होता है उसको 2 मजिस्ट्रेट सुन सकते हैं। पहला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीजीएम ऑब्लिक सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सीजीएम ऑब्लिक सीएमएम, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। नंबर 2, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट ऑब्लिक एसीजीएम, बोथ आर फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दोनों प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, देखिए 2-3 बातें आप लोग और बताते थे, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम लोग एपी और पीपी कहते हैं,
तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं एक्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्यूज की मदद करते हैं कोर्ट में। अगर एक्यूज चाहे तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा प्राइवेट काउंसिल रख सकता है कि नहीं रख सकता? रख सकता है। विक्टिम सॉरी वेरी सकता सॉरी है। विक्टिम की मदद करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है ना। विक्टिम को लगता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से काम नहीं चलेगा, मुझे एक प्राइवेट एडवोकेट अरेंज करना है, तो कर सकता है। यस सर, कर सकता है। यस सर। कर सकता है। किसकी कंसेंट से? किसी कंसेंट लेना पड़ेगा? नो। हाँ लेना पड़ेगा सर। किसकी? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नो, कोर्ट की। और कोर्ट कोर्ट की। अच्छा, कोर्ट अब आपने एक आपको मिले पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक आपने प्राइवेट काउंसिल कर लिया, तो कोर्ट में बोलेगा कौन? पीपी ही बोलेगा सर। उसी को जो चुप करने के लिए आपने प्राइवेट को रखा है कि वो ना बोलने पाए। प्राइवेट बोलते हैं सर। प्राइवेट दोनों बोले बोल सकते हैं। अब देखो सकते ये ध्यान रखिएगा, बोलेगा एक, दोनों नहीं बोलेंगे, एक बोलेगा। और एक कौन बोलेगा? जिसको कि विक्टिम कहेगा, दोनों इकट्ठा नहीं बोलेंगे। नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्या एक्यूज पर्सन भी 2, 3, 4 एडवोकेट रख सकता है? यस सर। एक यस सर। कितना रख सकता है एक्यूज एडवोकेट? एक एक्यूज कितना एडवोकेट रख सकता है प्राइवेट? सर 3-4 रख सकता है। अरे यार 50 रखो, पैसा फीस दो। दे, जितने देते फीस जाओ। दे। कोई कौन- सीमा नहीं है। कौन वकील साहब को फीस काट रही है? आपने कहा वकील साहब 40 है, 41 में आप आ जाओ, तो कोई वकील साहब मना करेंगे? नहीं। कहेंगे ऐसा करो 2 रख लो, एक 42वां भी रख लो, हमारे जूनियर को भी। अब क्वेश्चन ये होता है कि आपने 2 रखा, 4 रखा, जो भी रखा, बोलेगा कौन? एक ही बोलेंगे। कौन? जिसको एक्यूज बोलेगा कि आप बोलिए जिसको मेरे। एथराइज किया जाएगा, जिसको एथराइज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ABCD XYZ 26 एडवोकेट रखा, तो आप कोर्ट को ये बता दोगे कि M आर्गूमेंट करेंगे, Z आर्गूमेंट करेंगे, P आर्गूमेंट करेंगे। अच्छा, 26 बोलना शुरू किया तब, इधर 26 बोल रहे हैं, उधर 2 ठो बोल रहे हैं, 28, तो जज साहब की क्या हालत होगी? कुछ उनको समझ में नहीं आएगा, उसको हो जाएगी पंचायत, इतना चाव चाव होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, सब प्रोसेस बनाया गया है कि एक्यूज चाहे जितना एडवोकेट रखे, लेकिन वो एक ही एडवोकेट को क्या करेगा? एथराइज करेगा कोर्ट के सामने बोलने के लिए। इसी प्रकार जो विक्टिम होता है, पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसको स्टेट की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया जाता है, वो भी जितना चाहे उतना एडवोकेट रखे प्राइवेट, लेकिन बोलेगा एक, चाहे वो पीपी बोले, उनका पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोले, या जो प्राइवेट एडवोकेट को रखा वो बोले। आई बात समझ में? सर प्रोसिक्यूशन को तो कोर्ट से परमिशन लेना होगा, लेकिन एक्यूज्ड वाले को नहीं लेना होगा। एक्यूज के लिए क्या है भाई, वो तो प्रोसिक्यूशन आपको मिला हुआ है। आपको लगता है कि हमारे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो ढीले हैं, कमज़ोर हैं, वो हर मुकदमा हार जाते हैं, या मेरे केस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आपको किसी प्रकार की डाउट हो, तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है? न्याय न किया जाए बल्कि न्याय दिखाई पड़े। लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है? न्याय होना भी नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी दिखना चाहिए, चाहिए। सिर्फ तो होना नहीं चाहिए। आपको लग रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से अन्याय हो जाएगा, मेरे साथ इनजस्टिस हो जाएगी, तो आप जिसको चाहो रख लो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। अगर आपको 5 एडवोकेट मिल जाएंगे, मिल जाती। 50 मिल जाएंगे। प्राइवेट एडवोकेट की कमी कहाँ है? आपकी इच्छा। आपको न्याय नहीं मिल रहा है ना, आप रख लो, 4 रख लो, 5 रख लो। बाद में आप ही नहीं कहना कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वजह से हम हार गए। ठीक है, ये सब आप लोग से पूछा जाता है कि चाहे विक्टिम जितना चाहे इतना एडवोकेट, चाहे एक्यूज जितना चाहे, लेकिन जिसको एथराइज करेगा वही कोर्ट के सामने बोलेगा। ठीक है, चलो, तो देखो जो वारंट ट्रायल है इसको नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे, और इसके बाद आप लोग सम्मन ट्रायल को भी स्टडी कर डालना 251 से 259 तक। ठीक है, देखो ट्रायल बहुत आसान है,
बस आप लोग क्या करो, उसको घबरा के मत पढ़ो, सिस्टमेटिक धीरे धीरे पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। और जो आज का पढ़ाया गया इसको एक बार रिवाइज कर लेना अभी क्लास के बाद, हर समय के लिए आपका सेशन ट्रायल पक्का हो जाएगा। ठीक है, और किसी कोई प्रॉब्लम? No thanks. चलो।